दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवानी कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपको हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। देखेंगे सभी ध्यान से, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ेंगे आज संधि। संधि हम पढ़ रहे हैं, उससे पहले हमें संधि के बारे में तो जानना होगा। संधि होती क्या है, संधि कहते किसको हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ समझौता। क्या होता है दोस्तों? समझौता। हमने सुना भी होगा, हम कहते हैं कि राजा अकबर से संधि कर ली। महाराणा के जो है महाराणा अमर सिंह ने राजा अकबर से संधि कर ली। यानी कि संधि करने का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने समझौता कर लिया। क्या कर लिया उन्होंने? समझौता कर लिया। तो दोस्तों संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समझौता। तथा इसका विलोम, संधि का विलोम, विलोम होता है इसका विग्रह। विग्रह का मतलब होता है इसके टुकड़े करना, खंडित करना, इसको खंड खंड में बांट देना। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? समझौता। और इसका विलोम होता है विग्रह। संधि कहते किसको हैं? संधि किसे कहते हैं? दोस्तों मैं आपको बताऊं, संधि हमेशा जब भी होगी दो वर्णों के अंदर होती है, दो शब्दों में नहीं होती है। दो शब्दों में यदि होगी तो वो तो समास कहलाएगा। दो शब्दों का योग जो होता है वो समास कहलाता है, और दो वर्णों का जो योग होता है वो क्या कहलाती है? हमारी संधि कहलाती है। दोस्तों संधि वर्णों में किस प्रकार होगी? मैंने लिखा शब्द विद्या, धन, आलय। दोस्तों इसको हिंदी में धन कहते हैं, ना कि प्लस। मैंने शब्द लिखा विद्या, धन, आलय, विद्यालय। अब इसमें संधि किस प्रकार होगी? दोस्तों दोनों शब्दों की संधि तो होगी ही होगी, लेकिन इनके मध्य में जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। यहां पे वर्ण कौन सा है? यहां पे वर्ण है द्य। इसमें स्वर कौन सा है? आ। यहां पहले से ही आ है। तो संधि किन किन के मध्य होगी? इसके मध्य नहीं होगी संधि। संधि ऐसा थोड़ी है कि इनके मध्य कर देंगे हम, नहीं दोस्तों। संधि होगी जो धन से उल्टे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ है, जो धन से दाएं हाथ की तरफ है, इन दोनों के मध्य संधि होगी। अर्थात इसके अंतिम वर्ण में जो स्वर होगा उसकी और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण की संधि होगी। शब्द हमारा बनेगा विद्यालय। तो दोस्तों मैंने आपको बताया अभी संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? समझौता। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। मैं जवाब नीचे लिख देता हूं। दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखने की है, परिभाषा के अंदर आपको लिखना या समझना आपको पड़ेगा कि दो वर्णों का परस्पर मेल तो कहलाता है संधि। वो बात तो सही है, लेकिन संधि होने पर होता क्या है? संधि होने पर ध्वनि में विकार उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों विकार कैसे होगा? जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण लिया था, बताया था, विद्या, धन, आलय। इसको अगर हम अलग अलग बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? विद्या, आलय, विद्या, आलय। यदि दोनों वर्णों के मध्य संधि हो जाएगी तो शब्द क्या बन जाएगा? विद्यालय। बताओ दोस्तों अंतर हुआ कि नहीं हुआ? इसको हम अलग अलग बोल रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं? विद्या,
आलय, विद्यालय। एक साथ मिलाकर के संधि करने के बाद यदि हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? विद्यालय। अर्थात दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है तथा संधि होने पर ध्वनि में विकार हो जाता है, विकार उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों विकार हुआ, हमने अलग अलग बोला विद्यालय, इसको एक साथ बोला विद्यालय, तो ध्वनि जो हमारे मुंह से निकली है वो अलग अलग निकली है। अर्थात संधि जब भी होगी तो ध्वनि में विकार उत्पन्न होगा ही होगा, ये जरूरी है। तो दोस्तों अभी हमने जाना संधि के बारे में। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है समझौता, इसका विलोम होता है विग्रह। संधि की परिभाषा क्या होती है? दो वर्णों का परस्पर मेल ही क्या कहलाता है? संधि कहलाता है तथा संधि होने पर ध्वनि में विकार उत्पन्न होता है। दोस्तों पूर्ण परिभाषा है ये। कैसी परिभाषा है दोस्तों? पूर्ण, पूरी परिभाषा। यदि हम यहां तक लिखते हैं तो अधूरी परिभाषा है, या हम यहां तक समझते हैं तो भी वो अधूरी है। पूर्ण परिभाषा क्या होगी? दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है, संधि होने पर ध्वनि में क्या होता है? विकार उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कि संधि के भेद कितने होते हैं। संधि के भेद, दोस्तों संधि के तीन भेद होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। दोस्तों संधि का शाब्दिक अर्थ होता है समझौता, इसका विलोम होता है विग्रह। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि होने पर ध्वनि में विकार उत्पन्न होता है। इसके बाद बात करिए हमने संधि के भेद की। कितने भेद होते हैं? तीन। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि किसे कहते हैं? दोस्तों जब दो वर्णों में जो भी संधि होगी, दोनों संधि होने वाले वर्ण यदि दोनों ही कैसे होंगे? स्वर होंगे। संधि होने वाले वर्ण अर्थात मैंने लिखा पाठ विद्या धन आलय। संधि किन किन वर्णों में होगी? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यहां स्वर कौन सा है? आ। यहां कौन सा है? आ। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि यदि संधि होने वाले वर्णों में यदि दोनों वर्ण कैसे हों? स्वर हों। ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। दोनों वर्ण कैसे होंगे? स्वर होंगे। तो वो संधि कौन सी कहलाएगी दोस्तों? स्वर संधि कहलाएगी। यदि संधि होने वाले वर्णों में यदि एक वर्ण भी व्यंजन है, एक वर्ण भी यदि कौन सा है? व्यंजन है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जगत धन ईश। दोस्तों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है? यहां स्वर नहीं है क्योंकि मैंने तय के नीचे क्या लगाया हुआ है? हलंत लगाया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है? अक्षर है, ये ना कि वर्ण है। ये कैसा है? अक्षर है, इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। तो अंतिम वर्ण हम इसे ही मानेंगे। क्या होगा अंतिम वर्ण? तय। द्वितीय जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण कौन सा होगा? ई। कहने का मतलब ये तो कैसा है? स्वर है, परंतु ये कैसा है? व्यंजन है। मैंने दोस्तों अभी आपको बताया विद्यालय में विद्या धन आलय, यहां इसमें भी आ है, इसमें भी आ है। दोनों वर्ण कैसे हैं? स्वर हैं। यदि संधि होने वाले वर्णों में दोनों वर्ण यदि स्वर हैं तो संधि कौन सी कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। यदि संधि होने वाले वर्णों में दोनों वर्णों में से कोई एक वर्ण भी व्यंजन है तो संधि कौन सी कहलाएगी? व्यंजन संधि। और विसर्ग, ये जो दो बिंदियां लगी हुई होती हैं किसी भी वर्ण के पीछे, जैसे तय के पीछे लगा दिया विसर्ग,
तो जहां भी विसर्ग की बात आ जाए दोस्तों वहां संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। दोस्तों हमने संधि के बारे में जाना है, उसके बाद में हमने जाना है संधि के भेद। कितने भेद होते हैं? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? मैं लिख देता हूं आपके लिए। स्वर संधि, यदि संधि होने वाले वर्णों में, संधि होने वाले वर्णों में दोनों वर्ण स्वर हैं तो वह स्वर संधि कहलाती है। दोस्तों स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी? संधि होने वाले वर्णों में यदि दोनों वर्ण कैसे हों? स्वर हों तो संधि कौन सी कहलाएगी? स्वर संधि। यदि एक वर्ण भी व्यंजन हो गया तो संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा हमने जान ली है। अब बात करते हैं हम स्वर संधि के भेदों की। दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। मैं जिस क्रम में बता रहा हूं दोस्तों आपको उसी क्रम में याद रखना होगा। अगर आपने क्रम को उल्टा पुल्टा कर दिया तो संधि आपको उल्टा पुल्टा कर देगी। कहने का मतलब क्रम आप याद रखिएगा इन भेदों के। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि और 5वां होता है अयाधि संधि। दोस्तों अब तक हमने जाना संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समझौता। इसका विलोम क्या होता है? विग्रह। उसके बाद हमने जाना संधि की परिभाषा को। संधि किसे कहते हैं? 2 वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि होने पर क्या होता है? ध्वनि में विकार उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हमने जाने संधि के भेद। संधि के भेद होते हैं 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों उसके बाद हमने जाना है स्वर संधि की परिभाषा को। यदि संधि होने वाले वर्णों में दोनों वर्ण कैसे हों? स्वर हों तो संधि कौन सी कहलाएगी? स्वर संधि। यदि संधि होने वाले वर्णों में एक वर्ण भी क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा तो संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमने जाना है स्वर संधि के भेदों की। कितने भेद होते हैं दोस्तों स्वर संधि के? 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, 5वां अयाधि संधि। याद इसी क्रम में करना है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि। दोस्तों अब हम आगे पढ़ेंगे संधि के भेदों के बारे में। और संधि के भेद में जो पहला भेद है हमारा दीर्घ संधि, इसके बारे में हम जानेंगे। दीर्घ संधि। दोस्तों नाम ही आपको बता देगा दीर्घ संधि होती क्या है। नाम ही बता रहा है आपको। दीर्घ, दीर्घ यानी क्या होता है? बड़ा। लघु यानी छोटा। लघु का ही विलोम होता है क्या? दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब जाहिर सी बात है दीर्घ संधि में तो बड़ा ही होगा। अब बड़ा क्या होगा वो अभी हम जानेंगे। उससे पहले आप अपने मोबाइल पर नीचे एक लाइक का आइकन आ रहा होगा, उसको दबा दीजिएगा और रेड आइकन में सब्सक्राइब लिखा आ रहा होगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों दीर्घ संधि के बारे में हम जानेंगे। देखिए जब ए से री तक के, कहां तक के? ए से री तक के समान स्वर आ जाएं। कैसे स्वर आने चाहिए? समान। ऐसे री तक के समान स्वर आ जाएं तो उनके स्थान पर
दीर्घ हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। दोस्तों दीर्घ संधि क्या कहती है कि यदि आगे के भाग में ऐसे री तक का कोई भी स्वर आ जाए, आगे के भाग में ऐसे री तक का कोई भी स्वर आ जाए तथा पीछे के भाग में भी समान स्वर आना चाहिए। यदि आगे ए है तो पीछे भी ए ही आना चाहिए। इस प्रकार से यदि समान स्वर आ जाए तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे दोस्तों ए धन ए, ये मिलकर के दोनों समान स्वर है कि नहीं है, दोनों समान स्वर हैं, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, आ हो जाएगा। आगे के भाग में यदि आ जाए और पीछे के भाग में भी आ जाए तो भी क्या होगा, आ ही होगा। अब दोस्तों ये चाहे कैसे भी आ जाए, ऐसे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए, कहने का मतलब पहले चाहे आ जाए या फिर पहले क्या आ जाए, ए आ जाए, कैसे भी आ जाए अपने को करना क्या है, आ ही करना है। दोस्तों जैसे छोटी ई समान स्वर है दोनों भागों में, आगे के भाग में भी समान है, पीछे के भाग में भी समान है। यदि दोनों समान स्वर हों तो हमारी संधि कहती है उनके स्थान पर कैसा हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर का मतलब बड़ा स्वर हो जाता है। बड़ा स्वर कौन सा है, बड़ी ई। आगे के भाग में बड़ी ई आ जाए, पीछे के भाग में बड़ी ई आ जाए तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई। चाहे ऐसे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए, होगा क्या, बड़ी ई। आगे के भाग में छोटा ऊ आ जाए, चाहे पीछे के भाग में भी छोटा ऊ आ जाए तो होगा क्या, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब बड़ा स्वर। आगे के भाग में बड़ा ऊ, पीछे के भाग में बड़ा ऊ, तो दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ। री तथा री, आगे के भाग में भी री आ जाए और पीछे के भाग में भी री आ जाए तो हो जाएगी बड़ी री। अब बड़ी री कैसे लिखते हैं, देखो ये तो है हमारी एक री, नीचे एक घुंडी जब तक है तब तक तो ये कहलाएगी छोटी, दो घुंडी लगते ही ये कैसी हो जाती है, बड़ी री हो जाती है। दोस्तों दीर्घ संधि हमारी क्या बात कहती है, एक बार फिर से देखेंगे कि यदि आगे के भाग में ऐसे री तक का कोई भी स्वर आ जाए तथा पीछे के भाग में उसी के समान स्वर आ जाए तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। मैंने लिखा हुआ भी है, जब ऐसे री तक के समान स्वर आ जाए तो उनके स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। दोस्तों आगे के भाग में ए आ जाए, पीछे के भाग में ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ यानी कि बड़ा हो जाएगा। दोस्तों अब अपन उदाहरण देख लेते हैं इनके किस प्रकार से होता है। मुर धन अरि, आगे के भाग में क्या है, ए स्वर है। कौन सा है, ए स्वर। देखो कैसे, मैंने आपको कल भी बताया था जब वर्ण हमने पढ़े थे तो हमने आपको टुकड़ा करना बताया था। टुकड़े कैसे करते हैं भाई, रे है, इसमें से हमको क्या अलग करना है, स्वर अलग करना है, तो रे कैसा रह जाएगा, आधा स्वर हमने अलग कर दिया, पीछे अरि बन गया। अब दोस्तों मैंने अभी आपको बताया आगे के भाग में क्या आ जाए, ए आ जाए तथा पीछे के भाग में भी क्या आ जाए, ए आ जाए, तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, आ। तो दोस्तों जब रे आधा है इसमें आ मिलाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, मुरारी। ध्यान रहे दोस्तों, यह शब्द शुद्धियों में पूछा जाने वाला शब्द है। मुरारी में हमेशा ई की मात्रा कैसी आती है, छोटी आती है। हमारी मर्जी, मेरा नाम है पंकज, मैं पंकज कैसे भी लिखूं मेरी मर्जी है, मैं पंकज ऐसे लिख दूं मेरी मर्जी है, मेरा नाम है कैसे भी लिख सकता हूं दोस्तों, मैं ऐसे लिखूंगा, मेरा नाम है, मर्जी मेरी है, कैसे भी लिख सकता हूं, इसमें कोई क्या कर सकता है। मेरा नाम यदि मुरारी है, मैं मुरारी नाम को ऐसे लिख देता हूं, मेरा नाम मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। लेकिन मानक शब्द, शुद्ध शब्द की यदि बात आ जाए तो ई की मात्रा मुरारी में कैसी आती है, छोटी आती है। क्यों आती है, देखो यहां मुर और अरि। मुर का मतलब है मुरारी। सबसे पहली बात तो मुरारी कहते किसको है, श्री कृष्ण भगवान को ही क्या कहा जाता है, मुरारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मुर नाम का एक राक्षस था। क्या था,
राक्षस। मुर नाम के राक्षस का संहार किया था किसने? श्री कृष्ण भगवान ने। अरि का मतलब होता है संहार करना, वध करना। मुर नाम के राक्षस का संहार किया था श्री कृष्ण भगवान ने, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? मुरारी कहा जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं। विद्या धन आलय। दोस्तों यहां कौन सा है? आ। पीछे के भाग में क्या है? आ। दोनों को मिला दिया, बना क्या? आ। शब्द हमारा क्या बन जाएगा? विद्यालय। दोस्तों सती धन ईश। आगे के भाग में क्या है? ई है। पीछे के भाग में क्या है? ई है। जब दो समान स्वर आ जाए तो इनके स्थान पर दीर्घ। शब्द क्या बन जाएगा? सतीश। सूर्य धन अस्त। आगे के भाग में कौन सा स्वर है? ए। पीछे के भाग में कौन सा है? ए। दोनों को मिला दिया, बन गया क्या? आ। शब्द क्या बन जाएगा? सूर्यास्त। दोस्तों फटाफट उतार लीजिए जिनको उतारना है। रत्न धन आकर। दोस्तों आगे के भाग में है ए, पीछे के भाग में है आ, दोनों को मिलाया बना क्या? आ। शब्द क्या बन जाएगा? रत्नाकर। श्री धन ईश। आगे के भाग में ई, पीछे के भाग में ई, दोनों को मिलाया बना ई। शब्द क्या बन जाएगा? श्रीश। भानु धन उदय। आगे के भाग में ऊ छोटा, पीछे के भाग में छोटा, दोनों को मिलाया बड़ा। शब्द क्या बन जाएगा? भानुदय। पितृधन ऋण। देखो दोस्तों आगे के भाग में री की मात्रा है, कैसी है? छोटे की है। पीछे के भाग में भी री है, कैसा है? छोटा है। दोनों को मिला दिया, बनेगा क्या? बड़ा। यानी कि कितनी घुंडी नीचे? 2 घुंडी। शब्द क्या बन जाएगा? पितृण। राम धन अयन। दोस्तों आगे के भाग में ए, पीछे के भाग में ए, दोनों को मिलाया, शब्द बनेगा। दोनों को मिला करके कर दिया दीर्घ स्वर आ। शब्द बन गया रामायण। बनना इस प्रकार से चाहिए था। दोस्तों देखिए यहां पे कौन सा न है? न नल वाला न है, तो यहां भी कौन सा आना चाहिए था? न नल वाला। परंतु न नल वाला ना आकर के कौन सा आता है? ण खाली वाला, जिसको अणे बोलते हैं। दोस्तों राम धन अयन दोनों को मिला करके हमने बना दिया रामायण। क्यों बना? ये ण क्यों हो गया? दोस्तों ये संस्कृत का एक सूत्र है, रसाभ्याम नोनेन समान पदेन। रसाभ्याम नोनेन समान पदेन। यदि शब्द में रे और से आ जाए तो न का ण हो जाता है। यदि शब्द में क्या आ जाए? रे और से आ जाए। रे कौन सा? ये वाला। से कौन सा? ये वाला। यदि शब्द में रे और से आ जाए तो शब्द न के स्थान पर क्या हो जाएगा? अण हो जाएगा। इसीलिए ये शब्द क्या बन गया? रामायण। दिन धन अंक। दोस्तों मैंने आपको बताया था ये अयोग्य भास्वर होते हैं। आगे के भाग में ए है, पीछे के भाग में भी ए है, क्योंकि इसमें अनुस्वार लगा है तो इसको लगा रहने देंगे। दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगा? आ। ध्यान रहे दोस्तों मानक शब्द है, दिनांक में एक बिंदी लगती है। हम कई बार इधर इस प्रकार से लिख देते हैं इसको, ये जबकि गलत शब्द है। मानक शब्द क्या है? दिनांक, एक बिंदी वाला। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।